आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। शहबाज शरीफ हुकूमत की माशी टीम का असल इम्तहान 4 दिन बाद 12 जून को वफाकी बजट के साथ शुरू होगा, क्योंकि बज़ाहिर बजट नहीं बल्कि टैक्स देने वालों की शामत आने वाली है। 12,900 अरब रुपए टैक्स आमदन के लिए बयान ने टैक्स देने वाले इदारों और अफराद ही को मज़ीद निचोड़ने का मनसूबा बनाया है, जबकि टैक्स चोरों के वारे न्यारे जारी रहेंगे। बजट में नए टैक्सेस के खौफ से फलते फूलते 100% दस्तावेजी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पर शदीद मंदी का रुझान है, बल्कि कपकपाहट तारी है, जबकि तनख्वाहदार तबका भी शदीद खौफजदा है। हैरान कुल बात है कि बजट के इजरा से पहले वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर एनर्जी, वज़ीर पेट्रोलियम, वज़ीर मनसूबाबंदी चीन में हैं और 5 रोज़ा दौरे की वजह से बजट इजलास एक हफ्ते मौक्कर भी हुआ। वज़ीर आज़म और उनकी काबीना बजट पर मशावरत के लिए पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए ताहाल पार्लियामेंट से बजट स्ट्रेटजी पेपर शेयर नहीं हुए हैं। बजट पर कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास नहीं हुआ है। NEC का ये इजलास इकनॉमिक सर्वे को हतमी शक्ल देने और बजट के अहदाफ की तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो नहीं हुआ है। मगर इस वक्त तकरीबन पूरी हुकूमत चीन में है। हालांकि बजट से पहले हुकूमत फेडरेशन ऑफ चेंबर कॉमर्स, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, ताजिर तंजीमों, ट्रेड बॉडीज़ के साथ बहुत इंटेंस मुशावरत करती है, मगर इस दफ़ा ये तमाम मंजर कहीं नज़र नहीं आ रहा दूर दूर तक। बहरहाल बुध को बजट तो वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पेश करेंगे, लेकिन कोई माने या न माने इस बजट की दस्तावेज़ IMF की हिदायत और अहदाफ पर मबनी होंगी। बजट के निफाज के बाद ही पाकिस्तान को IMF से तकरीबन $8 अरब का नया प्रोग्राम मिलने की उम्मीद है। IMF की शराइत पर 2,000 अरब रुपए के नए टैक्सेस की मनसूबाबंदी जारी है। 12,900 अरब रुपए की टैक्स आमदन का ये ख्वाबी हदफ एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि क़राइन और शबाइश से लगता है कि न सिर्फ बिजली और गैस की कीमतें मजीद बढ़ेंगी, बल्कि इनकम टैक्स, GST, विद होल्डिंग टैक्स, कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी और फेडरल एक्साइज टैक्स ड्यूटी में आमदन बढ़ेगी। IMF ने अद्वियात और स्टेशनरी समेत दर्जनों अशिया पर GST लगाने और टैक्स टू GDP कम अज़ कम 10% करने की तलकीन की है। इसके लिए कोई बई नहीं कि पहले से टैक्स देने वाले ही मज़ीद टैक्सेस की जकड़ में आ जाएँ। IMF को मालूम है और हो सकता है इसीलिए वो थोड़ा अग्रेसिव टारगेट रखें पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हर दफ़ा पाकिस्तान टारगेट से कुछ कम ही पैसे जो है वो इकट्ठा कर सकता है। रियल टर्म्स में तकरीबन 20 से 22% FBR को दिखाना होगा ग्रोथ। मुश्किल होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब मईशत में या इन कंप्लायंट टैक्स रेवेन्यू लाइंस में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो पैसा इकट्ठा किया जाए। होलसेल टैक्स रिफॉर्म की ज़रूरत है पाकिस्तान को, लेकिन हुकूमत और शहबाज शरीफ साहब मूड में नहीं लगते कि वो होलसेल टैक्स रिफॉर्म करें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स, सनतकार गैस, बिजली और टैक्स बरात का मुतालबा कर रहे हैं। रिटेल सेक्टर GST में रियायत चाहता है। निजी सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में महंगाई के तनासब से इजाफा, टैक्स, स्टॉक मार्केट, कैपिटल गेन टैक्स और बुलंद तरीन शरह सूद में कमी की ख्वाहिशमंद है। शेयर्स के मुनाफे पर इजाफी टैक्स और डिविडेंड पर GST में इस छेड़छाड़ में इजाफे की अफवाहों की वजह से पहले ही इस वीक के अंदर तकरीबन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार के दौरान 2700 पॉइंट्स की कमी हुई, तकरीबन 4% मार्केट गिर चुकी थी। पीर को मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में सिर्फ 1% कटौती ने मार्केट में हिजान बपा कर रखा है, क्योंकि ख़बरें ये हैं कि गो के बहुत बड़ी महंगाई में कमी आई है, 38% से 11% तक आ चुकी है, और इसके नतीजे में तकरीबन 4% की गुंजाइश से 4% इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है। मगर बताया गया है कि किसी भी रीज़न की वजह से, IMF के खौफ की वजह से या न जाने क्या मामला है, स्टेट बैंक शायद शरह सूद में महज 1% की कमी करे। आज ट्रेडिंग के पहले घंटे में इंडेक्स 2000 पॉइंट से गिर गया था। कल हमें इंटरव्यू में माहिरीन ने सूरत हाल पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया। स्टॉक एक्सचेंज की हमेशा से डिमांड रही है वो ये है कि आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते तो फिर कैपिटल फंजेबल होता है, वो एक एसेट से निकल के दूसरी तरफ जाता है, तो फिर एक अनड्यू एडवांटेज जब किसी सेक्टर को जाता है तो फिर वहां से स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स की कंप्लेन आती है कि आप इसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं। अगर पूरे मुल्क में टैक्स बढ़ रहा है तो आप बढ़ा दें, अगर पूरे मुल्क में कम है तो आप कम रखें। ऐसा नहीं है कि एक एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए 30-40% वाइट इनकम के साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी सारा उस पर बेशक ग्रे इनकम हो, बट स्टॉक मार्केट में आपने आना है तो 100% हैज टू बी थ्रू डॉक्यूमेंटेड सोर्सेज। तो उसी जुमरे में टैक्स की भी शिकायत रहती है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के, व्हाई इज इट
द पीनल टैक्स रेट। उस वजह से मार्केट में आपको थोड़ा सा सेंटिमेंट में ड्रॉप नजर आ रहा है। स्टॉक एक्सचेंज के हम प्रपोजल को देखें तो उन्होंने रीजनल मार्केट्स के डिविडेंड को कंपेयर किया है और ज़्यादातर मुल्कों में या 0 है या 10 है, एक अदद मुल्क में 20% है। तो अगर पाकिस्तान पे एट सोर्स या थ्रू इनकम टैक्स बहुत बड़ा टैक्स डिविडेंड पे लग गया तो फिर पैसा पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा। दूसरी जानिब डिविडेंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए होता है। अक्सर जुरिस्डिक्शन में कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दिया जाता है ताकि बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन ना हो, और कैपिटल गेन टैक्स शायद इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है क्योंकि उसकी एडजस्टेबिलिटी भी है, मगर डिविडेंड पे टैक्स एडजस्ट नहीं होता। मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि इंडिविजुअल पे ये 45 या 55% हो। खुशहाल बात यह है कि इस वक्त आलमी मंडी में ऑयल की कीमतें, खाम तेल की कीमतें 4 माह की कम तरीन सतह पर आ चुकी हैं, मगर हम बजट पेश होने से 4 दिन पहले ही कौम को आगाह कर रहे हैं कि बजट में किसी किस्म की रिलीफ की खुशफहमी में मुब्तला ना हो, क्योंकि ये आवाम दोस्त या बिजनेस फ्रेंडली बजट तो आएगा ही नहीं। ये बजट पाकिस्तान की तारीख का मुश्किल तरीन बजट हो सकता है जिसमें हुकूमत के पास आवाम को देने के लिए कुछ नहीं, अगर कुछ है तो वो लोग जो कि बाकायदगी से टैक्स देते हैं उनको मज़ीद निचोड़ा जाए, और जिन लोगों ने टैक्स नहीं देना, जो टैक्स ना दहिंदा हैं, जो नॉन फाइलर्स हैं, जो गैर दस्तावेजी मीशत पाकिस्तान की चलाते हैं, उनके वारे न्यारे जारी रहे, उनको टच ना किया जाए। इस मौजू में बात करते हैं और इसके लिए हमने दावत दी है जनाब शब्बर जैदी को, साबिक चेयरमैन FBR, जनाब खुर्रम हुसैन माशी उमूर के मुमताज़ एनालिस्ट हैं, अशरफ मेलकम मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद में बेस्ड हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब। ये बताइएगा, सबसे एक गैर मामूली बात यह है कि इस वक्त बड़ी हलचल होती है इस्लामाबाद में। बजट से पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, FBR में चेम्बर्स के लोग जा रहे होते हैं, एप्टमा के जा रहे होते हैं, और फिर तमाम फेडरेशन जारी होती हैं, ट्रेड बॉडीज़ होती हैं, प्रपोजल्स का ट्रांसफ़र होता है, बातचीत हो रही होती है, बहुत इंटेंस तमाम माहौल नज़र आता है, मगर बिल्कुल सन्नाटा इस वक्त इसकी वहाँ बात हो रही है। और बात, अगर कोई बात वहाँ से निकल रही है तो इंतहाई खौफज़दा करने वाली, मार्केट्स को, कारोबार को, डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी को, कि एक बार फिर जो है जो डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनकी मुसीबत आएगी और जो जिनके वारे नियारे वो रहेंगे। मगर इस्लामाबाद में एक अजीब गैर मामूली समा है जो कि इससे पहले देखने में नहीं आया, क्योंकि आप ख़ुद बजट बनाने में शरीक रहे हैं। आप बताइए कि इस वक्त क्या सूरत हाल होती है और क्या क्या, क्योंकि शायद आप ख़ुद जाके इस्लामाबाद आपने देखा है कि वहाँ की सूरत हाल बिल्कुल नाकाबिल यकीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, मैं तकरीबन 30 साल से बजट की तैयारी में और उसकी पॉलिसी मेकिंग में बहुत इंटेंसली इन्वॉल्व रहा हूँ। परसों में एक दिन के लिए इस्लामाबाद गया था और इस्लामाबाद में जैसी खामोशी और सुकून है, मैं सुकून ही कहूँगा, ऐसा मैंने सुकून पिछले 35 साल में कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है या तो हम 8% पे ग्रो कर रहे हैं और हम बिल्कुल मुतमईन हैं, या फिर हमने उम्मीद छोड़ दी है और हम हाथ पैर अपने छोड़ के बैठे हैं। मैंने कभी इतना जिसे कहते हैं कि नॉन एक्टिव पार्टिसिपेशन लोगों का बजट के बारे में और उस डिस्कशंस अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी है, और ये बड़ी गैर मामूली बात है और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अहम टाइम है। ये इस गवर्नमेंट का पहला बजट है और इस गवर्नमेंट की हमेशा जो भी गवर्नमेंट आती हैं उनका पहला बजट उनकी डायरेक्शंस डिसाइड करता है। और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जब हम बजट की बात करते हैं तो सिवाय IMF के हम कोई और बात नहीं करते, और हर बंदा, चाहे वो मीडिया हो या लोग हों, वो IMF की बात करते हैं। तो ठीक है खुर्रम साहब, ये बताइएगा कि एक जानिब तो ये सूरत हाल है जिसको कि शब्बर साहब ने कहा कि 35 साल में उन्होंने नहीं देखा है, मीडिया में भी खबरें आ रही हैं कि देयर इज़ नथिंग जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में और FBR वगैरह में हो रहा हो विज़ावी बजट जो कि अब आना है वेडनेसडे को। तो इस पूरी सूरत हाल की वजह क्या वाकई ऐसा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने और हमारे बजट मेकर्स ने हाथ उठा दिए हैं और जो डिक्टेशन होगी IMF की उसके मुताबिक हमने उसको बजट को तरतीब दे देना है, और उसमें भी ख़ास तौर पे वो जो कि ऑलरेडी टैक्स्ड सेक्टर्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो हमारे इदारे हैं या तबक़ात हैं, उनको मज़ीद टैक्स करें और किसी सूरत से IMF को ये कन्विंस करें कि हम 12,900 तक पहुंच जाएंगे। क्या ये वजह है इस वक्त जो टोटल हमें एक खामोशी नज़र आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में और FBR वगैरह में? कामरान साहब, मेरी अक्ल नहीं मानती कि ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब और अपनी सारी कैबिनेट और इतनी बड़ी डेलीगेशन लेके अभी चाइना के दौरे पे गए हैं कि ये इसका मकसद सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स लाना है।
क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं टाइमिंग बहुत क्रिटिकल है अभी। बजट को फाइनलाइज करना, आईएमएफ प्रोग्राम को फाइनलाइज करना अभी इनकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए क्वाइट ऑब्वियसली। और अगर ये इन्वेस्टमेंट्स के पीछे जा रहे हैं चाइना, तो वो काम तो बजट के बाद भी हो सकता है। वो कोई इतनी हाई प्रायोरिटी नहीं है कि आप ये क्रिटिकल आइटम्स को छोड़ के उसके लिए चले जाएं। मेरे ख्याल में ये लोग इस दौरे का कोई और साथ साथ मकसद है इन एडिशन टू जो भी इन्वेस्टमेंट्स ये लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो MOUs और अग्रीमेंट्स वगैरह साइन होंगे, और जो भी वो दूसरा मकसद है उसका बजट से और उसका IMF प्रोग्राम से बहुत करीबी ताल्लुक़ है। इसलिए इसको इतनी अर्जेंसी दी गई है कि बजट प्रेपरेशन को आगे किया। और वो क्या हो सकता है, मेरे ख्याल में कुछ हद तक जो पेमेंट्स पाकिस्तान ने चाइना को करनी है, ख़ास तौर पे कर्ज़े के अदायगी के लिए, जो चाइनीज़ मैच्योरिटीज़ आ रही हैं आने वाले सालों में, और जो IPPs के पैसे रुके हुए हैं चाइनीज़ IPPs के, इन चीज़ों के राउंड कोई ना कोई गुफ्तगू होनी है जिसका डायरेक्ट ताल्लुक़ है IMF टॉक्स के साथ और डायरेक्ट ताल्लुक़ है बजट के साथ। और इसलिए ये दौरा जो है इसको इतनी हाई प्रायोरिटी दी गई है। और आई थिंक अब इनके वापस आने के बाद ही मैं आई बी सरप्राइज अगर बजट 12 तारीख को जाहिर है, क्योंकि हमें इस बारे में कोई कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल खामोशी है। अशरफ महलकुम साहब, आप बताइएगा, बहुत तवील अरसे से आप भी फॉलो कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, और बजट के हवाले से जो माहौल होता है, ये जिस खामोशी की, पुरअसरार खामोशी की, और वहाँ पर अदम हलचल की, यानी कि जो तमाम ट्रेड बॉडीज़ इस वहाँ पे हो रही होती है, प्रपोजल्स की बात हो रही होती है, तमाम बड़ी ज़बरदस्त बात होती है, ये तमाम खामोशी और तमाम बजट मेकिंग जो गवर्नमेंट बॉडी है वो चाइना जाके बैठ गई और आती ही बजट अनाउंस हो जाएगा। ये क्या मामला है? इज देयर अ मेथड इन दिस मैडनेस? जी थैंक यू कामरान साहब। इस वक्त वाकई जैसा कि मेरे दूसरे मेहमानों ने आपके कहा कि इस वक्त एक अजीब सिचुएशन है इस्लामाबाद में, FBR में और फाइनेंस मिनिस्ट्री में इस वक्त हू का आलम है। उसकी एक वजह जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, मैं तकरीबन पिछले 22 साल से बजट कवर कर रहा हूँ पाकिस्तान का, फाइनेंस मिनिस्ट्री में सफ़ेद पोश खड़े हैं, किसी सहाफ़ी को वो अंदर घुसने नहीं देते, बिल्कुल तरीके से पहले प्यार से रोकते हैं, ना रोको ज़बरदस्ती रोकते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री सहाफ़ियों का दाखिला आलमोस्ट बंद है। ये मेरे साथ ही हुआ, मेरे कोलीग महताब हैदर साहब दी न्यूज़ के लिए लिखते हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी, उनके साथ हुआ। पहली तो अर्ज़ ये कर दूँ कि एक सफ़ेद पोश इस वक्त FBR में और फाइनेंस मिनिस्ट्री में मौजूद हैं जिन्होंने सहाफ़ियों का दाखिला बंद किया हुआ है। दूसरी वजह जो अहम वजह है, इस वक्त पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री एक नहीं है। औरंगज़ेब साहब बज़ाहिर तो वज़ीर ख़ज़ाना है, लेकिन ज़्यादातर मीटिंग इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में या प्राइम मिनिस्टर हाउस में होती हैं, उनमें कुछ प्रपोजल्स बनती हैं। दूसरी फाइनेंस मिनिस्ट्री रायवंड लाहौर में बैठी है, वहाँ एक अहम मीटिंग और होती है, वहाँ से डायरेक्शन आती है, ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये होगा वो होगा। एक उधर प्रपोज़ल है लाहौर में, एक वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, एक फाइनेंस मिनिस्ट्री में, 3 जगह इस वक्त बजट जो साजी का काम जो बिखरा हुआ, नतीजा ये है ये काम कहीं भी नहीं हो रहा। दूसरी एक अभी चाइना के टूर की बात हो रही थी, इस वक्त क्यों गए चाइना इन्वेस्टमेंट के लिए? इस वक्त हम लोग नहीं गए, हालांकि बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट का डेलीगेशन लेके गए हैं। बाहर यही है कि जो पब्लिक टू पब्लिक इन्वेस्टमेंट को उसको इनक्रेज किया जाए, उसके लिए सब ने कहा मुनासिब टाइम नहीं है। बजट कैसे आएगा? बजट का जो प्रोटोकॉल्स हैं, हमारी जो तरीक़ाकार राइज है, उसके मुताबिक पहले नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की मीटिंग होती है, इसका NEC कहते हैं। एज़ पर टूडे अभी वो कंस्टिट्यूट ही नहीं हुई, NEC तश्कील नहीं पाई, उसकी सरबराही प्राइम मिनिस्टर ने करनी है। बड़ा फोरम होता है जिसमें तमाम तरक्याती बजट और दूसरे अहदाफ मुकम्मल होते हैं, उसका नोटिफिकेशन अभी होना है, कैबिनेट डिवीजन ने करना है, अभी वो नहीं हुआ। दूसरा जो टूर की जल्दी हुई, चाइना का टूर क्यों करना है? पाकिस्तान इस वक्त बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है। IMF का प्रेशर है, कहना है प्रेशर क्या है उनका, तो मुतालबा कहते हैं करो, ऑर्डर करते हैं, अब मुतालबे वाली बात भी ख़त्म होगी। ऑर्डर आता है कि हमें इंश्योर करें अगर हम नया कर्ज प्रोग्राम को देते हैं उससे चाइनीज़ IPP को अदायगियाँ नहीं होंगी। उसकी गारंटी जो ये मानते हैं कि आप चाइनीज़ IPP की जो सक 550 अरब रुपये वाजिब अदा हैं, हमने अदा करने हैं, बाकी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहेंगे जिस तरह टाइम गुजरता रहेगा, कि उसको कम से कम 5 साल के लिए रीशेड्यूल करवाओ। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान गया, मेन पर्पज़ वो है। जबकि चाइनीज़ कहते हैं, जो चाइनीज़ हमने 2 बैंकों से कम है, एक तकरीबन 1 जुलाई से, पिछले साल जुलाई से 2023 से बातचीत चल रही है 60 से 70 करोड़ डॉलर अरब कर्ज़ की, 60 से 70 करोड़ डॉलर कर्ज़ की। चाइनीज़ कहते हैं पहले हमें शेड्यूल लिख के दो कि हमारे IPPs पेमेंट आप कैसे करेंगे, हमें तरीक़ाकार बताओ, टाइम फ्रेम दो, उसके मुताबिक
हम आपको फिर बताएंगे हमने आपको अगला कर्ज देना है कि नहीं है। IMF का मुतालबा है कि चाइनीज़ को हमारे पैसों से पेमेंट नहीं करेंगे, साथ ही साथ वो कहते हैं एक्सटर्नल फाइनेंसिंग भी इंश्योर करो। तो उसके लिए चाइना हमारा बड़ा पार्टनर है। हम चाइनीज़ से जब बात करते हैं वो कहते हैं पहले हमें बताओ कि हमारे IPPs के जो 550 अरब ज़्यादा हुए हैं वो समझ में कैसे आया करोगे जी। और आइंदा अशरफ से क्या साहब शेड्यूल काफ़ी होगा। इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है यकीनी तौर पे। शब्बर साहब ये बताइएगा कि अब एक्चुअल बजट जो है बहरहाल आना है वेडनेसडे को, 12,900 अरब का टारगेट बन गया है। आम ख्याल यही है कि जो टैक्स देने वाले शोबे हैं उन्हीं को कुचला जाएगा, उन्हीं को निचोड़ा जाएगा, उन्हीं से टैक्स मज़ीद लेना है, चाहे वो सैलरीड क्लास हो, चाहे वो PSX हो, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो, उसमें नए टैक्सेशन हो और टैक्सेशन डबल करने की बात हो ताकि 12,900 तक पहुंचा जाए। और एक बार फिर जो है वो जो नॉन फाइलर हमारा शोबा है, जो अनडॉक्यूमेंटेड शोबा है, उसके वही वारे न्यारे जारी रहें। तो शब्बर साहब ये बताइएगा कि वो क्या गुर है जिससे कि ये 12,900 तक हम पहुंच पाएंगे। और ये याद रहे, अब इससे पहले बात हुई है कि हमने ग्रोथ वाला बजट नहीं देना है, ग्रोथ होनी नहीं है, इंटरेस्ट रेट में खातिर ख्वाह कमी होनी नहीं है, ये तमाम चीज़ें। तो 12,900 अरब रुपए का जो ये तमाम बाउंटी है, ये क्या अल्लाह ताला ऊपर से वहाँ से भेजेंगे कि या यहाँ पर कुछ है ऐसा इंतज़ाम? देखें, बिल्कुल सीधा अगर आप अरिथमेटिक करें तो 9,400 से 12,900 जो है वो 3,500 बनता है। 3,500 में मेरा जहाँ तक ख्याल है ये 3,500 में से तकरीबन 1,700 को कहेंगे कि ये हम नए टैक्सेस लगा रहे हैं और 1,700 को ये कहेंगे कि हम ग्रोथ और इन्फ्लेशन से निकालेंगे। जो मसला है वो 1,700 जो नए टैक्सेस लगाने हैं उसका है कि वो कहाँ से गेयर किया जाएगा। मेरा ख्याल है कि उसमें से जो सबसे बड़ा जो सेक्टर उनको नज़र आएगा वो है कि जो इंपोर्ट होती हैं उस पर जो विदहोल्डिंग होती है उसका रेट जो है वो बढ़ा दिया जाए 1%, क्योंकि पाकिस्तान की रेवेन्यू का बहुत बड़ा जो अमाउंट है वो 1% इंपोर्ट की विदहोल्डिंग से कलेक्ट होता है, तो वो बढ़ाया जाएगा। मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि 2 लाख से ज़्यादा 2 लाख से कम इनकम वालों का टैक्स बढ़ाया जाएगा, मगर मेरी इंडिकेशन ये है कि 2 लाख से ज़्यादा जिनकी आमदनी है सैलरी की उनका इंसिडेंस बढ़ सकता है। तीसरी बात मेरे ज़ाती ख्याल है और मेरी मशवरा भी ये होगा कि कैपिटल मार्केट को टच नहीं किया जाए। उसकी बहुत सारी वजूहात के बाद एक दूसरी वजूहात ये है कि वो कोई बहुत बड़ा टैक्स का कंट्रीब्यूटर नहीं है और वो उसका सेंटीमेंट बड़ा नेगेटिव जाता है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा टच करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और डिविडेंड इनकम को अगर इन्होंने टच किया जो ऑलरेडी 15 पे बहुत ज़्यादा है वो नहीं होना चाहिए। मगर कामरान साहब, मैंने खुर्रम की बात भी सुनी, आपकी बात भी सुनी, अशरफ की बात भी सुनी। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि आप सारे लोग ऐसे डील कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हम सब कैशियर हैं, मतलब कैश आ जाएगा, चाइना का लोन चला जाएगा, चाइना का लोन नहीं आएगा, यहाँ से कैश आ जाएगा, यहाँ से कैश चला जाएगा। मुल्कों की मईशत कैश पे नहीं बनती कि तो ये जो सारे इंडिकेटर हैं, जो आप कैश की बातें जब करते हैं तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक डिफ़ॉल्टेड कंट्री है और हम उस कैश को बैलेंस करने के लिए बैठे हैं। और ये बात जब हम कहते हैं, जब मैं कहता हूँ तो लोग मेरी बात नहीं मानते थे, मगर बात यह है कि मईशत कैश पे नहीं चलती। हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हम 12,900 बिलियन रुपीज़ में से 54% सूबों को दे देंगे, क्या वो इसको खर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आप लोग और जनरल पाकिस्तानी माशरा ये उसको इंटरेस्ट को भी छोड़ दें, डिफेंस को भी छोड़ दें। आप ये बताएं कि 12,900 में से 6,300 बिलियन रुपीज़ जो सूबों को चला जाएगा, वो सूबे उसका क्या करेंगे, कैसे करेंगे। सिंध में सब सड़कें टूटी हुई हैं, पंजाब का भी आपको हाल पता है। तो ये जो 6,900 रुपये 6,500 रुपये हैं, इसके बारे में कभी किसी ने बात नहीं की कि वो कैसे खर्च हो रहे हैं। मेरे हिसाब से क्योंकि तालीम, सेहत, ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन ये सब सूबाई मसले हैं और हम सारे बिला वजह की बातें कर कर अपना कंसंट्रेशन आवाम से दूर करते हैं और हम ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान के कैशियर हैं, इकोनॉमिस्ट नहीं हैं। आपके नज़दीक ये
कामरान साहब, इफ यू डोंट माइंड, पहले मैं अगर एक बात कह दूं, जस्ट मैं क्वेश्चन दे दूं, उसी में आप ऐड कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन कर लेता हूं, उसमें आप ऐड कर लीजिएगा कि जो 12,900 की जो नंबर्स आए, जो फिगर आई है, ये किस हद तक जो है वो डूएबल है। हम सब का ख्याल ये है कि ये तो डूएबल ही नहीं है। तो आखिर ये किस किस्म की, अगेन मैं बोलूँगा कि क्या इज़ देयर अ मेथड इन द मैडनेस। और दूसरी चीज़ ये है कि वो मुल्क जिसकी पहली ग्रोथ 1% है, जहाँ पहली इंटरेस्ट रेट जो है 22% है, जहाँ ऑलरेडी जो है वो बेपनाह बुरा हाल है। अगर ये कैपिटल मार्केट की बात करें या स्टॉक एक्सचेंज की बात, वहाँ पर भी जो पी आपको पता है कि 3 और 4 पे जो खड़ी हुई है, और ये अभी शायद मज़ीद गिर के 2 वो हो जाए। तो गुंजाइश कहाँ है? किस दुनिया में रहते हुए ये 12,900 की बात की गई है, और किस तरीके से ये पॉसिबल होगा? तो अगेन क्या इज़ देयर अ मेथड इन द मैडनेस? कामरान साहब, पहले मैं ज़रा एक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन ले लूँ। शबर जैदी साहब ने कोई आइडियाज़ मेरा नाम लेके मुझे एट्रीब्यूट किए हैं, जो आइडियाज़ मैंने कही नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि ये मुल्क कैशियर है या कैश पे चल रहा है। जो बातें मैंने नहीं कही उनकी बुनियाद पे काइंडली मुझे मत अटैक कीजिए, ठीक है? जो बातें मैं कह रहा हूँ उनकी बुनियाद पे आप कर दें शबर साहब, ठीक है? अच्छा, नंबर 2, कामरान साहब, जो आप कह रहे हैं इज़ देयर मेथड टू द मैडनेस, नहीं, आई डोंट थिंक अभी तक, जहाँ तक बजट मेकिंग का ताल्लुक है, मुझे तो कोई मेथड नज़र आ रहा है। आई थिंक 2-3 इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ हैं, जैसे अभी अशरफ साहब ने भी हमें बताया है कि चाइना में जाके कुछ काफ़ी ज़रूरी अपेरेंटली उनको बात करनी है इन ऑर्डर टू सिक्योर द IMF लोन। और दूसरी चीज़ उन्होंने करनी है कि बजट में जो भी उनको टारगेट्स दिए गए हैं वो मीट करने हैं। अब ठीक है, ये बातें जो शबर साहब भी कह रहे हैं वो कानों को तो बहुत अच्छी लगती होंगी कि भाई हम ये ना माने, वो ना माने, आवाम के लिए कर दें, वो कर दें। बट द थिंग इज़ कि अगर पाकिस्तान इस IMF प्रोग्राम को ना साइन करे और हम लोग ना एक्सीड करें इस पर, तो इट्स पॉसिबल कि अगस्त सितंबर तक पहुंचते पहुंचते पाकिस्तान एक दफ़ा दोबारा डिफ़ॉल्ट की किनारे पे पहुंच जाएगा, और अगर अगस्त सितंबर तक नहीं होता तो दिसंबर तक पहुंच जाएगा। अभी पाकिस्तान इस काबिल है ही नहीं कि वो IMF और मल्टीलैटरल लेंडर्स की सपोर्ट के बगैर चल सके। और ये हमने ऑलरेडी 2 दफ़ा देख लिया, 2 दफ़ा पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के किनारे पे आ चुका है, ठीक है? एक गर्मियाँ जब थी 2022 में, और दोबारा गर्मियाँ थी जब 2023 में। तो अब क्या हम यही बातें जो कानों को अच्छी लगती हैं उनके नशे में आके तीसरी दफ़ा क्या वही वाला मिस्टेक करना चाहते हैं, या हम रियलिटी को मानना चाहते हैं? लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं, तो फिर ये 12,900 जो IMF मांग रहा है वो हम कैसे पूरा करें? मतलब क्या कैन वी डू इट? जी खुर्रम साहब प्लीज। कामरान साहब, आपने कहा है कि वो डूएबल है, इसका स्ट्रिक्टली स्पीकिंग शबर साहब आपकी बारी हो चुकी है। जी खुर्रम साहब आप फरमाइएगा। आपने पूछा है कि ये 12,900 का टारगेट डूएबल है। मैं कह रहा हूँ डूएबल तो है, हो तो सकता है, लेकिन करते करते मईशत को और सनतकारों को नुकसान बहुत होगा ये करने में, ठीक है? इससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगा कि कुछ टैक्स का बर्डन आए, कुछ टैक्स की बेस ब्रॉडनिंग की जाए, और कुछ इंटरनल रीएलोकेशंस की जाएं, और किसी और तरीके से फिस्कल डेफिसिट जो है उसको काबू किया जाए। लेकिन अभी मेथड इन द मैडनेस मुझे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, एक ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद हम वापस आते हैं। बुध को यानी कि 12 जून को बजट आना है, और IMF के हुक्म पे हुकूमत पाकिस्तान ने 12,900 अरब रुपए टैक्स आमदन का टारगेट का तयन किया है, जिस मुल्क की आधी आबादी, आधा इकानमी जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड है, गैर दस्तावेजी है, नॉन फाइलर्स पर मुश्तमिल है, उनको टच भी नहीं करना है। गोया कि 12,900 अरब रुपए का टारगेट हासिल करना है, और टैक्स देने वाले तबकात को, टैक्स देने वाली इकॉनमी को निचोड़ना है। इसी मौजू पे हमारी बात हो रही है। जनाब शबर जैदी, जनाब खुर्रम हुसैन, अशरफ मेलकम हमारे साथ हैं। अशरफ मेलकम साहब, आप बताइएगा कि हम ये खबरें सुनते रहे कि 12,900 की रेस के अंदर बहुत सी खबरें आ रही हैं, स्पेकुलेशन है, रूमर्स है। एक खबर ये रूमर ये आई कि जी के कैपिटल मार्केट पे की तरफ चलते हैं, क्योंकि वो वाहिद है जो कि 6 साल के बाद उसने 1 साल में कुछ बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई है। वो कि आलमी नंबर्स है उसके लिहाज से जो पी है पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट का, वो तो अभी भी जो है वो पता नहीं 1/10 है इंडिया से और दूसरी जगहों से, कि कैपिटल गेन को टैक्स कर दें, डिविडेंड पे टैक्स को डबल कर दें, जो सैलरीड क्लास है उसमें मज़ीद हम उसको टैक्स कर दें। इसमें कहीं कोई क्रेडिबल है या ये वाकई ये रूमर्स है, स्पेकुलेशन है? मगर इसके साथ साथ बाहर आ लिए 12,900 अगर ये करने जा रहे हैं तो इसके लिए कोई फार्मूला बन रहा है? क्योंकि वैसे तो यहाँ कोई है नहीं, लेकिन कुछ आपको शुनीद है? जी कामरान साहब, ये रूमर नहीं है,
ये जो हमारा स्टैंड बाई अरेंजमेंट था IMF के साथ, उसमें पाकिस्तान लिख के कमिट कर चुका है कि अगले बजट में हम करेंगे और इसको पार्लियामेंट से अप्रूव भी करवाएंगे। लिहाजा इसमें कोई गुंजाइश नहीं है रूमर्स की या कम होने की। तकरीबन 13,000 उन्होंने लिखा होगा उसमें रिटर्न पाकिस्तान ने कमिटमेंट नहीं, वो तो सही है, वो तो रूमर नहीं है कि 12,900 या 13,000 हमें करना है, मगर कैसे करना है इसके बारे में मैं कह रहा हूँ, क्या वो इनके पास बन गया है रास्ता? इसकी तरफ मैं आता हूँ। जी हाँ, जी मैं इसकी तरफ आता हूँ। राब्ता हम हमेशा वही करते हैं सर, जो नॉन टैक्स सेक्टर्स हैं उनकी तरफ हम जाते नहीं हैं। रिटेलर्स एक बहुत बड़ा सेक्टर है। ये ट्रेडिशनली रिटेलर्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनका वोट बैंक अभी भी देखें पंजाब में ख़ास तौर पर अर्बन रूरल फाइट थी, गंदम मंगवा के इंपोर्ट करके ट्रेडर्स को फ़ायदा दिया गया, किसान लुट गया। प्रेफर किया मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत ने अपनी अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी को, अर्बन पॉपुलेशन को, अर्बन आबादी को किसान की कास्ट पे। यही मुस्तकबिल में होगा। रिटेलर्स पे टैक्स हमें बहुत ज़्यादा एक इंसेंटिव दे सकता है, बहुत ज़्यादा हमें इनकम हो सकती है, उधर हम नहीं जा रहे। तो नहीं, मतलब ये कि एक अमल ये है कि GST बढ़ा दे। GST नहीं बढ़ेगा? मैं मैं अर्ज करता हूँ GST से 1 से 2% बढ़ाने की तजवीज़ है। साथ कुछ सेक्टर को GST में वापस लाने की प्रपोजल है। ख़ास तौर पे पेट्रोलियम मसनूआत है, उन पे वो कह रहे हैं 18 से 19% आप टैक्स आयद कर दो टॉप ऑफ PDL। इस तरह गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरचार्ज बढ़ाने की बात करते हैं कि उधर भी एक टैक्स लगा दो। तो ये जो इजी टैक्सेशन है, जो पहले से टैक्स दे रहे हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज दे रही हैं, सैलरीड क्लास दे रही है, बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में आ रहा है, उस पर टैक्स की शरह बढ़ाने की बात हो रही है, जो कि आसान तरीका है। जो नए सेक्टर्स हैं, जिस खास तौर पे रिटेलर्स हैं, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का आपको पता कौन नहीं टैक्स लगने देता, DH इसमें शामिल है बुरी तरह। रिटेलर्स स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी है, अर्बन कंसिस्टेंसी है, शटर डाउन की पावर है उनके पास, वो दुकानें बंद करके खड़ी हो जाती हैं, उनको कोई हाथ नहीं डाल रहा। एग्रीकल्चर सेक्टर इटसेल्फ एक बहुत बड़ा ताकतवर हल्का है, उनको कोई हाथ नहीं डाला। जिस सेक्टर्स पे अगर टैक्स लग जाए, ईमानदारी से लग जाए और हमारी टैक्स मशीनरी को एक्टिव मुतहर्रिक कर दिया जाए, थोड़ी करप्शन से पाक कर दिया जाए, 13,000 नहीं 15,000 भी हासिल हो सकता है। लेकिन उसके विल चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, पॉलिटिकल कमिटमेंट चाहिए। गोया शब्बर साहब इस पे बात हुई है, गोया शब्बर साहब इस पे पहले भी बात हुई है कि 12,900 इस वक्त तो हम कह रहे हैं बड़े फैंटास्टिक एक टारगेट है, मगर एट द सेम टाइम ये डूबल भी है, जिस पे आपसे भी बात हुई है। मिसाल के तौर पे अगर हुकूमत वाकई जैसे कि उसको ये करना चाहे और जो टैक्स इकॉनमी है ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी, उसको टच किए बगैर उसको थोड़ा सा कुछ रिलीफ दे के और ये जो अनटैक्स पूरा निज़ाम है इस पर जाए, तो क्या 12,900 हर सूरत में ये नामुमकिन है या मुमकिन तो बहरहाल है? देखिए कामरान साहब, मेरी पहली वाली बात को गलत समझा गया है और मैं बड़ा सीरियस एक्सेप्शन लेता हूँ उस बात का। जब मैं कैशियर की बात करता हूँ तो मैं बात करता हूँ IMF लोन के बारे में। जब आप सिर्फ IMF लोन के बारे में बात करते हैं, मैंने कभी नहीं कहा कि हमें IMF से लोन नहीं लेना, मगर IMF का लोन मेरी एक लायबिलिटी है, मैं लोन लूँगा, मगर मैं अपनी इकोनॉमिक्स IMF से नहीं सीखनी मैंने, ना मुझे अपनी टैक्स कलेक्शन IMF मेरी टैक्स कलेक्शन को नहीं बढ़ा सकता। IMF में जाना है, हमारी मजबूरी है, मगर जब हम IMF करते रहते हैं और उनकी कंडीशन की बात करते हैं, उसको मैं कैश इकोनॉमी बोलता हूँ। हो सकता है कि मेरी अल्फाज में मेरी क्योंकि मैं अकाउंटेंट हूँ, मेरी कम्युनिटी मैं नाक़िस इल्म रखता हूँ, तो मेरी शायद बात आपको शायद मुख्तलिफ लगी हो। मैं ये कह रहा हूँ कि यही बात कर रहे हैं। मेरी बात कंप्लीट करने दें प्लीज़। मैं आई एम वेरी एनाइड जब मेरी बात को गलत समझा जाता है, मैं बड़ा नाराज़ हूँ इस बात पे। अच्छा, अब आगे चले। मैं ये कह रहा हूँ, जब हम ये बात कर रहे हैं कि लोन रीशेड्यूलिंग हो रही है, या हम ये बात कर रहे हैं कि लोन, तो क्या मतलब है? ये कैश नहीं है तो क्या है? ये इकोनॉमिक्स है। अच्छा, अब आगे चले। मैं जो आपको बात कर रहा हूँ, तो दूसरी बात है वो ये है कि 12,900 आप आज के माहौल में टैक्स के रीजनेबल सिस्टम से आप 12,900 नहीं कर सकते, चाहे आप उल्टे लटक जाएं। ये 11,000 हो सकता है। लेकिन शब्बर साहब, नहीं हो सकता कि अगर हम आड़तियों को टैक्स करें, क्या ये नहीं हो सकता कि वो जो यार मेरी बात, जो हमारे अनडॉक्यूमेंटेड पूरा निज़ाम है उसको हम टैक्स करें? कामरान मेरी बात सुनो। अगर मैं आज रिटेलर को जाता हूँ तो उसके पूरे प्रोसेस में, उस सिस्टम में आने में 1.5-2 साल लगते हैं सर।
यही तो मुसीबत है हमारी कि हम ये समझ रहे हैं कि आज मैं आड़ती से 2 बिलियन रिसीव कर लूँगा, एग्रीकल्चर से मैं 4 बिलियन रिसीव कर लूँगा। यही तो मेरी मुसीबत है जो IMF को समझ नहीं आती। जब मैं चेयरमैन था, जब मैं समझाता था कि सर आप मुझे स्पेस देते नहीं हैं, फिर आप आ जाते हैं, फिर मैं नाकाम होता हूँ, फिर आप आ जाते हैं। आप कामरान साहब कुछ भी कर लें, अगर आप देखिए, पैसे कलेक्ट करना मेरा मसला नहीं है, पैसे कलेक्ट करना बड़ा आसान है। मैं बैंक का रेट 80% कर देता हूँ, मैं डिविडेंड का रेट 50% कर देता हूँ, पैसे आ जाएंगे, 12,900 हो जाएगा। बस सवाल ये है कि 12,900 करना कैसे है। अगर 12,900 आप सही तरीके से करना चाहते हैं तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को अगर ग्रोथ मॉडल में डालना है, तो 12,900 के टारगेट के साथ कभी भी ग्रोथ मॉडल नहीं आ सकता, क्योंकि आप 39% पे कंपनीज को टैक्स कर रहे हो और ये सिस्टम को आपको सीधा करना पड़ेगा। ये है मसला वो नहीं है जो आप बात करें। बिल्कुल सही है, रिटेल एस्टेट को टैक्स होना चाहिए, मैं मानता हूँ रिटेल सबको टैक्स होना चाहिए, बट उसका इंक्रीमेंटल रिजल्ट एक साल में नहीं आएगा। इट मे टेक 1 ईयर, 2 ईयर, इवन 3 ईयर, 4 ईयर। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं 4 साल में 15% पहुँच जाऊँगा, तो ये हम पिछले 50 साल से कर रहे हैं। खुदा का वास्ता अब ये नहीं करें, इस खेल को बंद करें। तो खुर्रम साहब, फिर इसका हल ये है कि हम, जाहिर है कि IMF प्रोग्राम हमें चाहिए, हम एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम की तरफ बढ़ना चाहते हैं, हम बिल्कुल करना चाहते हैं। उसके साथ ही हम ये भी प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम 12,900 आपको करके देंगे। ये भी प्रॉमिस कर रहे हैं कि जाहिर है कि ग्रोथ को हम मेंटेन करेंगे, 1-1.5% से ज़्यादा हम नहीं होने देंगे, ना होगी। इस सूरत हाल में डिमांड डिस्ट्रक्शन हमारी जारी रहेगी, इंटरेस्ट रेट हम बढ़ाएंगे नहीं। तो ये मुल्क सर्वाइव कैसे करेगा? या ये कि इसके बाद क्योंकि लॉन्ग टर्म हमें प्रोग्राम मिल जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता हम स्टेबिलिटी, इकनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल कर लेंगे। खुर्रम साहब, क्या यही हुकूमत का रोड मैप है? कामरान साहब, रिफॉर्म के अलावा और कोई पाकिस्तान के पास रास्ता नहीं है। अब हमारा मुल्क, अब मैं 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं इकॉनमी को बहुत क्लोजली एज ए जर्नलिस्ट, एज एन एनालिस्ट फॉलो कर रहा हूँ, और हमारा मुल्क जो है वो एक अनवायबिलिटी के दलदल में धंसता चला जा रहा है, और इसका नतीजा जो है वो हमें पब्लिक डेट जो है उसमें नज़र आ रहा है। अब सिचुएशन ये हो गई है कि शब्बर साहब इस हद तक तो सही कह रहे हैं कि 12,200 या 13,000 अरब रुपए के रेवेन्यू टारगेट के साथ आप इकॉनमी को ग्रोथ की तरफ नहीं ले जा सकते, लेकिन जहाँ पे आपकी रेवेन्यू कलेक्शन 10% ऑफ GDP से भी कम है, तो तब भी उस सिचुएशन के साथ भी आप इसको नहीं ले जा सकते। कोई भी ग्रोथ मॉडल जो है वो इस किस्म की फिस्कल इक्वेशन को सस्टेन नहीं कर सकता। आई थिंक जब तक पावर सेक्टर को रिफॉर्म नहीं किया जाएगा, जब तक टैक्सेस और टैक्स बेस को ब्रॉडन और उसको रिफॉर्म करके ब्रॉडन नहीं किया जाएगा, तो हम धंसते चले जाएंगे। हमारे पास और कोई फिर रास्ता नहीं होगा कि हर साल IMF का टारगेट पूरा करने के लिए अनरियलिस्टिक किस्म के टारगेट्स हमें खुद अपने आप के लिए सेट करने पड़ेंगे। अशरफ साहब, ये बताएं कि चले जाएंगे ये बजट डॉक्यूमेंट कब तक रेडी होगा, कब रेडी होगा, कौन उस पर फाइनली स्टैम्प करेगा? जैसे आपने खुद कहा कि जी एक जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर का अपना ऑफिस है या उनकी अपनी हायरार्की है जिसने कि बजट बनाना है। एक FBR का एक हमेशा से एक निज़ाम है, जो FBR जिस तरीके से चलता है, FBR के अपने इंटरेस्ट होते हैं, वेल इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट है FBR के, वो अपनी जगह पर है। जैसे आपने फरमाया कि पॉलिटिकल रियलिटी है, प्राइम मिनिस्टर बाद में करते हैं, पहले जो है नवाज़ शरीफ साहब जो है जाती उम्रा में मीटिंग करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र्स की, इकनॉमिक एडवाइज़र्स की और जो मेजर प्लेयर्स हैं उनकी, और बहरहाल एक जगह डार साहब का अपना एक इन्फ्लुएंस है, उनका अपना एक एक्सपीरियंस है, उनकी अपनी ये जगह है। तो ये सब जगह से जो प्रपोजल्स हैं या चीज़ें हैं, ज़ाहिर IMF अपनी जगह खड़ी है, तो ये कहाँ पे कोलेट होगी, एक जगह कन्वर्ज होगी और एक डॉक्यूमेंट बनेगी। वो अमल कब होगा, कहाँ होगा, कब कैसे होगा, या ऑलरेडी हो चुका है? अशरफ साहब। खरवान साहब, वो ज़्यादातर तो वो अमल सही पूछें हो चुका है, क्योंकि उसमें कोई मुश्किल नहीं है। जो IMF ने कहा है इन्होंने हर हाल में करना पड़ेगा, नो सेकंड ऑप्शन। अब करना कैसे है उसके तरीक़ाकार पे बातचीत हो रही है। नवाज शरीफ साहब को राज़ी कर रहे हैं, चाइनीज़ को राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, लोकल जो हमारी अपनी इंडस्ट्री है उसको राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। SIFC एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, उसके साथ बातचीत चलती रहती है कि कैसे किया जाए, कैसे ना किया जाए। जब इतनी जगह अथॉरिटी स्कैटर्ड हो जाए तो उसमें फिर थोड़ी मुश्किलात तो होती हैं। इसलिए इस दफ़ा हमारी अभी तक की तारीख तय नहीं हो रही। 8 तारीख को उनका शेड्यूल है वापस आना चाइना से, 9 के बाद आके तय होगा। पहले NEC बुलाएंगे, जो चाइना से जवाब मिलेगा उसको IMF के साथ शेयर करेंगे, जो नवाज शरीफ साहब के मुतालबात हैं या उनकी
मुतालबात क्या होने हैं उनको तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद प्राइम मिनिस्टर कह के मुखातब कर रहे हैं मीटिंग में। हमारा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर कह के मुखातब कर रहा है रायविंड की मीटिंग में। उन प्राइम मिनिस्टर साहब के जो उनकी तरफ से अहकामात है वो IMF के सामने रखने हैं। उसके बाद हैवी नेगोशिएशन का एक सिलसिला है जिसको बहुत ही क्लोजली रखा जा रहा है। कोई उसकी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हो रही, कोशिश की जा रही है किसी के हाथ इस तरह की इतलात ना लगें कि IMF की तरफ से अपडेट्स क्या हैं। ये 10-11 तारीख की जो 2 दिन या 3 दिन होंगे वो अहम होंगे। उन्हीं दिनों NEC होगी, बजट इकनॉमिक सर्वे लॉन्च होगा, साथ साथ IMF से जो मुज़ाकरात चलेंगे, चाइना के मुज़ाकरात के नतीजे में, नवाज शरीफ साहब के मुज़ाकरात के नतीजे में, उसके बाद कोई चीज़ सामने आएगी। अभी तक मुख्तलिफ प्रपोजल्स तैयार पड़ी हैं, सिर्फ IMF की मर्ज़ी के मुताबिक इस पर इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो एक मसला रहता है। वो अब 9, 10, 11 की तारीख में तय होगा। लेकिन ये भी है कि 13 तारीख तक पार्लियामेंट होगी, उसके बाद ईद की छुट्टियां हो जाएंगी। ये भी जहन में रखना चाहिए कि 17-18 को दोबारा पार्लियामेंट का सेशन होता है। बजट मंजूरी के लिए सिर्फ 10 दिन का टाइम रह जाएगा, चलें जो ठीक कि है, बहुत कम है। अच्छा शब्बर साहब, क्विकली अब हम नए फाइनेंशियल ईयर में दाखिल होंगे, बजट आ जाएगा तो बहुत कई मतलब पिछले 1 साल से सुन रहे हैं कि FBR को रिफॉर्म करना है, री इन्वेंट करना है, नया FBR जन्म देना है। इसके लिए दसियों चीज़ें हुई, दर्जनों ऑफिसर्स को फारिग कर दिया गया, न जाने क्या कुछ हुआ। एक तूफान आया, फिर कहा गया कि अरे बजट आ रहा है, छोड़ो फिर उसके बात करते हैं। वो किधर खड़ा है FBR का जो रिफॉर्म और नया इन्वेंट, या ये कि वही FBR बिनवन जैसा था, जो कैफियत थी वही ब्यूरोक्रेसी, वही निज़ाम, वही सिस्टम जो है जो आज है, जिसने बजट बनाया है वही आगे भी चलेगा? आज तो वही पोजीशन है जो पहला वाला था। मगर मेरा ख़्याल है कि औरंगज़ेब साहब ने जो सिस्टम को कंटिन्यू किया है कि वो चाहते थे कि डिस्टर्ब नहीं हो बजट से पहले, और मैं समझता हूँ कि बजट के बाद वो इसको फंडामेंटली चेंज करेंगे। अगर उन्होंने चेंज नहीं किया तो जिस तरह खुर्रम कह रहा है, ये 10 से ज़्यादा हम नहीं आगे बढ़ सकेंगे, और 10 से आगे जाने के लिए अब मैं बिल्कुल क्लियर हूँ इस बात में कि हमें अब कोई चेंज पॉलिसी में नहीं करना चाहिए, बल्कि पॉलिसी को लीनियंट करना चाहिए। और हमें अब सिर्फ़ और सिर्फ ज़ोर देना चाहिए एनफोर्समेंट और कंप्लाइंस पर। अगर एनफोर्समेंट, कंप्लाइंस, डिजिटलाइजेशन हम करते हैं तो कोई नतीजा निकलेगा। ये टैक्स पॉलिसी से खेलने का टाइम ख़त्म हो चुका है, और अगर औरंगज़ेब साहब ये कर सकते हैं तो पाकिस्तान चलेगा, अदरवाइज़ इस FBR के साथ पाकिस्तान। ये जो हमने एक बात की है ट्राइकॉटमी, जो कि फाइनेंस के इश्यूज़ के अंदर है, ज़ाहिर है कि एक सेंटर जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर है, फिर स्टेट मिनिस्टर भी हैं फाइनेंस एंड रेवेन्यू, अली परवेज़ मलिक जो कि बिल्कुल PMLN के MNA हैं। उसके साथ फिर डार साहब का अपना एक बड़ी लेगेसी है, एक बहुत बड़ा उनका रोल है, वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं। वहाँ पे नवाज शरीफ साहब खुद एक एक चीज़ को देख रहे हैं। ये कितना जो है इस पूरी चीज़ को कॉम्प्लिकेट कर रहा है, इस बजट को, इस बजट के टारगेट्स को, सामने IMF के प्रोग्राम को। ये कैसे एक जगह कैसे ये इकट्ठी होगी सारी चीज़, वन पेज पे ये सारे जो है ये कैसे आएंगे? नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा है इस सिचुएशन को कामरान साहब। अभी तो आई थिंक एक्चुअल जो बजट का काम है, रेवेन्यू प्लान जो बनाना होगा और जो एक्सपेंडिचर्स की प्रायोरिटीज़ बनाई जाएंगी कि PSDP में कितना जाएगा, MNAs की स्कीम्स के लिए कितने जाएंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कितना तनख्वाहों में इजाफा मिलेगा, जिन चीज़ों के ऊपर आवाम की नज़र होती है। अभी तो मेरे ख्याल में उसमें कोई ख़ास सीरियस गुफ्तगू हुई नहीं है। एक हडल हुआ था वहाँ जाती उम्रा में, जहाँ पे हमें बताया गया कि सारे मौजूद थे, इंक्लूडिंग 2-4 कोई इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट्स भी आए थे उसमें। एंड आई थिंक अब 2-3 डिफरेंट प्रायोरिटी साथ साथ की जा रही हैं कि एक तो जो भी IMF ने कहा है वो पूरे करने हैं टारगेट्स, फिर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर कुछ और भी एक्सपेक्टेशंस हैं, और उसके साथ साथ फिर नवाज शरीफ और इसाक डार साहब का एक अपना अलग कैंप है पार्टी के अंदर, जो बिलीव करते हैं कि पार्टी की लीडरशिप पोजीशन तो इनकी है, एक्चुअली उन्होंने अपने इंटरेस्ट सिक्योर करने हैं। अब इस सब कुछ में से निकाल के एक बनाना जो काम है वो तो वापस जब ये लोग आएंगे चाइना से तब शुरू होगा। तो आई एम नॉट श्योर कि 12 तारीख तक ये लोग रेडी होंगे भी या नहीं, बट पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, फिलहाल कुछ हुआ न जाने क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। बहरहाल 12 तारीख को बजट आएगा, फिर देखते हैं कि क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शब्बर जैदी, जनाब खुर्रम हुसैन, जनाब अशरफ मैलकम हमारे साथ थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील रहती, पीर को इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।